दोस्तों वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट अक्सर नई नई डिस्कवरीज करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हमारे होश उड़ा देती हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 डिस्कवरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। FBI मम्मी मिस्ट्री। 2009 में बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में कुछ आर्टिफैक्ट्स प्रदर्शित किए गए। ये आर्टिफैक्ट्स लगभग 100 साल पहले देयर इल बर्शा नाम की साइट पर एक टूम से मिले थे। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला रेलिक्स एक ममीफाइड सीवियर्ड हेड था, लेकिन ये किसका था इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। पर आखिरकार FBI ने इस 4000 साल पुराने आदमी के सिर को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये मिडिल किंगडम के एक लोकल गवर्नर का था। चूंकि गवर्नर को उसकी वाइफ के साथ दफन किया गया था, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये हेड गवर्नर का है या उसकी वाइफ का। फाइनली FBI ने इस हेड से DNA सैंपल लेकर आइडेंटिफाई किया कि ये एक मेल का हेड है। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी इजिप्शियन मम्मी की DNA टेस्टिंग हुई हो, लेकिन ये मम्मी मिस्ट्री अभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है, क्योंकि सेम टाइम पर एक ही नाम के 2 गवर्नर इसी एरिया में थे। तो ये हेड उनमें से किसका है, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। द कॉफिन बर्थ। अब हम आपको अब तक की सबसे शॉकिंग डिस्कवरी के बारे में बताने जा रहे हैं। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे अवशेष मिले हैं जिसके हिसाब से इस औरत ने बच्चे को कॉफिन के अंदर जन्म दिया था। ये एक मिडीवल ग्रेव है और ये अवशेष या तो 7th या फिर 8th सेंचुरी के हैं, जब प्रेग्नेंट औरत की मौत हुई और उसे उस इमाला के छोटे से इटालियन टाउन में दफन कर दिया गया। और जब 2002 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस कब्र को खोजा तो इसमें बच्चे के शरीर के अवशेष भी थे। औरत ने मरने के बाद इस बच्चे को जन्म दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस औरत की उम्र 25 से 35 साल के बीच थी और अपनी गेस्टेशन के 38वें हफ्ते में थी। इस औरत के स्कल में एक छोटा सा होल भी मिला है, जो ट्रिपेनेशन नाम की एक तरह की सर्जरी के दौरान किया जाता था, जो कई तरह की बीमारियों में की जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है या तो इस औरत की मौत सर्जरी की वजह से हुई होगी या फिर उस बीमारी से जिसकी वजह से ये सर्जरी की गई थी। थियोपैत्रा केव। लगभग 1,30,000 साल पहले थियोपैत्रा केव में ह्यूमंस रहा करते थे। यह आर्कियोलॉजिकल साइट ग्रीस के मेटियोरा में स्थित है। पिछले कुछ सालों में यहाँ कई एक्सकेवेशन कार्य किए गए थे। इन्हीं एक्सकेवेशंस के दौरान मिले एविडेंस के बेसिस पर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि मिडिल पैलियोलिथिक से नियोलिथिक एरा के टाइम में यहाँ पर अनइंटरप्टेड ह्यूमन हैबिटेशन हुआ करता था। इस केव में दुनिया की सबसे पुरानी दीवार है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये वॉल 23,000 साल यानी लास्ट ग्लेशियल एज के टाइम बनाई गई थी। शायद इसे अर्ली इनहैबिटेंट ने मिट्टी और क्ले का यूज करके बनाया होगा। ये वॉल सबसे पुराना ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है। आयरन एज होर्ड। जर्मनी के श्मेलेनबर्ग में आयरन एज के समय के एक आर्टिफैक्ट्स का ढेर खोजा गया। वॉलबर्ग विल्जनबर्ग केव 300 BC के समय की है, जब जर्मनी में आयरन एज प्री रोमन्स का राज था। हालांकि आज इस साइट पर कुछ रेज्ड एम्बैंकमेंट्स और क्रम्बलिंग स्टोन्स के अलावा ज्यादा कुछ नहीं बचा है। 1950 में यहाँ आयरन एज हथियारों का ढेर पाया गया, जिसमें स्पीयर टिप्स, लैंस टिप्स के अलावा कई तलवारें भी थीं। हाल ही में यहाँ पर फिर से घोड़ों की नालें, शील्ड्स और कई अन्य तलवारें पाई गई। यहाँ मिले स्वॉर्ड्स की खास बात यह थी कि ये सभी तलवारें मुड़ी हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि युद्ध जीतने वाली सेना ने हारने वाली सेना की तलवारें मोड़ दी होंगी, और ये मुड़ी और नष्ट तलवारें हारी हुई सेना की कमजोरी को दर्शाती है। लेकिन ये बैटल किन 2 ग्रुप्स के बीच हुई थी, इसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो ये युद्ध किन 2 ग्रुप्स के बीच हुआ, इसे किसने जीता और ये स्वॉर्ड्स किसकी हैं, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। एप ब्रेन्स। जर्नल साइंस में पब्लिश एक स्टडी के हिसाब से अर्ली ह्यूमंस का ब्रेन बिल्कुल एप्स यानी लंगूरों जैसा होता था, और स्टडी में ऐसा पाया गया है कि इंसानों ने सिर्फ 15 लाख साल पहले ही थिंकिंग स्किल्स डेवलप की है। इसका मतलब होमोजेनिस के डेवलप होने के सिर्फ 10 लाख साल पहले। साइंटिस्ट ने दुनिया भर में लगभग 40 एंशिएंट फॉसिलाइज्ड स्कल्स और एप्स के स्कल को कंपेयर किया, तब जाकर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था। हालांकि ये स्टडी भी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन फॉसिलाइज नहीं होता, इसीलिए उसे स्टडी करने का एकमात्र तरीका है स्कल्स पर बने ब्रेन के इम्प्रिंट्स। लाइफ साइंसेस के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन का फ्रंटल लोब यानी कि वो हिस्सा जो कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करता है, यानी कि टूल यूज, लैंग्वेज वगैरह को समझता है, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो के ट्रांजिशन के बीच डेवलप हुआ, जो कि लगभग 2,80,000 साल पहले हुआ था। मॉडर्न सिटी स्कैन टेक्निक से साइंटिस्ट ने ह्यूमन स्कल से अंदर का स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट बनाया, और वो ये बताने में सफल हुए कि होमो इरेक्टस का फ्रंटल लोब एप्स जैसा ही होता था। जायंट स्टोन बॉल्स। रशिया में मौजूद एक कोल माइन के नीचे से वर्कर्स ने 10 अजीबोगरीब बड़ी बड़ी स्टोन बॉल्स को खोजा था।
और इन बॉल्स के साइज करीब आधे इंसान बराबर, यानी इनका डायमीटर 3 फीट से भी ज्यादा का था। दोस्तों ये देखने में बिल्कुल चिकना था, जो बारिश का पानी अपने ऊपर पड़ने के बाद अपना कलर भी बदल देता था। और जब इन जायंट स्टोन बॉल्स को पहली बार खोजा गया था, तब इसके बारे में लोगों ने कई अलग अलग और अजीब किस्म की थियरीज दी थी। किसी का मानना था कि ये डायनासोर का अंडा है, किसी का कहना था कि इसे आज से हजारों सालों पहले गुम हुए किसी सिविलाइजेशन ने बनाया होगा, तो किसी का मानना था कि इन्हें एलियंस ने वहां छिपा कर रखा था। हालांकि जब इसके बारे में रिसर्च की गई तो पता लगा कि यह स्टोन बॉल नेचुरल तरीके से बनी थी, जिसकी प्रोसेस भी मोती के बनने के जैसे ही थी, और इसके रंग बदलने का कारण इसके अंदर मौजूद आयरन ऑक्साइड कॉम्पोजिशन था। खैर जो भी हो, इसकी मिस्ट्री सुलझने के बाद ये मिस्टीरियस स्टोन बॉल्स साधारण स्टोन बॉल्स में बदल गई। द टैबलेट्स ऑफ ईस्टर आइलैंड। रोंगो रोंगो टैबलेट पूरे ईस्टर्न आइलैंड पर खोजी गई अब तक की सबसे अद्भुत चीज है। आपको बता दें कि इन टैबलेट्स पर जो इंस्क्रिप्शन मौजूद है वो आज से 1000 साल पहले उसी आइलैंड पर रहने वाले लोगों की भाषा में लिखे हुए हैं। दोस्तों ये टैबलेट्स क्ले के नहीं बल्कि लकड़ी के बने हुए हैं, जिसमें अजीब ग्लिफ्स कार्व हैं, और ग्लिफ्स का हमारे लिए कोई सेंस नहीं निकलता है, पर हो सकता है कि वो ग्लिफ्स ईस्टर्न आइलैंड से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण स्टोरी को बताते हों, पर हम समझ ना रहे हों। वैसे इसके बारे में लोगों का मानना है कि इस आइलैंड पर जो इंसान सबसे पहले आए थे, उन्होंने इस तरह के 67 टैबलेट्स को बनाया था और उसके बाद इसे हर ट्राइब के पास सुरक्षित रखने के लिए दिया। हालांकि अब तक कुल 27 वुडन टैबलेट्स को खोजा गया है, लेकिन बाकी 40 अब भी बाकी हैं, और आज के समय वो 27 टैबलेट्स दुनिया के अलग अलग म्यूजियम में मौजूद हैं। साथ ही पॉलिनेशिया में भी एक और वुडन से बना टैबलेट खोजा गया है, जिसे लोग रोंगो रोंगो टैबलेट कह रहे हैं, लेकिन असल में अब तक ये बात साबित नहीं हो सकी है। मिस्टीरियस एंशिएंट टॉयज। टेल जेम्स मॉडर्न इजराइल में मौजूद एक प्राचीन एसीरियन सेटलमेंट है, जहां आज से 3800 साल पहले लोग रहा करते थे, जिसका एक्सकेवेशन पिछले 2 दशकों से आर्कियोलॉजिस्ट गस वैन ब्रिक कर रहे हैं, और उनके इस एक्सकेवेशन के दौरान उन्हें बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसे मिले हैं जिन्हें अब तक कोई नहीं समझ सका। दरअसल उन्होंने बाकी सभी एंशिएंट सेटलमेंट में खोजे गए ऑब्जेक्ट्स जैसे सेरामिक पॉट्स, स्कैरब एमुलेट्स और एंशिएंट टॉयज को तो खोजा ही है, पर उन्होंने वहां से अब तक कुल 17 डिस्क को खोजा है, जिनमें से कुछ चौक से बनी हुई हैं, तो कुछ स्टोन से, और उनके बीच में 2 होल्स भी मौजूद हैं। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को पहले भी जापान, इजिप्ट और अमेरिका जैसी जगहों में खोजा जा चुका है, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है। हालांकि इस बारे में अगर गस वैन ब्रिक की माने तो उनका कहना है कि ये भी बच्चों के खेलने के ही प्राचीन खिलौने थे, जिसे घुमाने पर ये अजीब तरह के साउंड को प्रोड्यूस करते थे। याज्ड अटैश बहराम एंड द इंटरनल फ्लेम। दोस्तों याज्ड अटैश बहराम पूरी दुनिया की सबसे रहस्यमय टेम्पल्स में से एक है, और ये आज के समय ईरान के याज्ड में मौजूद है, जहां एक जादुई फ्लास्क पिछले 1500 सालों से ऑलरेडी मौजूद है। आपको जान लेना चाहिए कि ये टेम्पल ना ही क्रिश्चियन धर्म के लोगों का है, ना ही इसे इस्लाम धर्म के लोगों ने बनाया है, और ना ही इसका ज्यूइश के साथ कुछ लेना देना है, बल्कि ये ज़ोरोएस्ट्रियन फायर टेम्पल है। ये ज़ोरोएस्ट्रियन के द्वारा बनाया गया इंडिया के बाहर इकलौता टेम्पल है। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस टेम्पल में एक ब्रॉन्ज फ्लास्क में 470 एडी से लेकर अब तक आग जल रही है। इसके साथ ही 470 एडी से लेकर पिछली कुछ सदियों तक इस जगह लगातार रूलर्स चेंज हुए हैं, पर ज़ोरोएस्ट्रियंस ने अपने इस टेम्पल की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिस कारण से ये आज भी सुरक्षित है, और इसके अंदर जलती हुई इटर्नल फायर भी। टस्कन आर्टिफैक्ट्स। ये बात 1924 की है, जब चार्ल्स मैनियर नाम के एक आदमी ने 31 लेड ऑब्जेक्ट्स को खोजा था, जिसने बताया था कि उसने इन रॉक्स को एरिजोना में खोजा था। उन खोजे हुए लेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में लोगों का ऐसा मानना था कि ये एंशिएंट मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन के रेलिक्स हैं, क्योंकि उन लेड ऑब्जेक्ट आर्टिफैक्ट्स में से कुछ क्रॉस साइन की तरह थे, कुछ स्वॉर्ड की तरह दिख रहे थे, और किसी किसी पर तो लैटिन इंस्क्रिप्शन और डायनासोर्स की कार्विंग्स भी थी। लेकिन जब उस जगह की जांच हुई तो पता लगा कि उस जगह कभी कोई सिविलाइजेशन रहता ही नहीं था, जिसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्ज वैलियंट नाम के एक स्कॉलर ने बताया कि ये आर्टिफैक्ट्स नकली हैं, जिसे कुछ समय पहले ही बनाया गया है, मगर इसके बावजूद भी ये आर्टिफैक्ट्स आज म्यूजियम में रखे हुए हैं। द ग्लोजल आर्टिफैक्ट्स। ये खोज 1924 में फ्रांस के ग्लोजल में की गई थी, जहां से एक कैवन को खोजा गया था जो पूरी तरह आर्टिफैक्ट से भरी हुई थी, और वो आर्टिफैक्ट्स 100 एडी और 400 एडी के समय के थे। वैसे साल 1924 आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि उस साल टस्कन आर्टिफैक्ट्स और ग्लोजल आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ कई और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज भी हुई थी।
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस कैवन को आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं बल्कि एक फार्मर ने खोजा था, जिसके अंदर 3000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मौजूद थे, जिसका एक्सकेवेशन पूरा होने में करीब 6 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। दोस्तों, उन 3000 आर्टिफैक्ट्स में सेरामिक वेसल्स, ह्यूमन बोन्स और टाइल्स लगे हुए फ्लोर भी थे और इन सभी को धीरे धीरे कर म्यूजियम तक ले जाया गया। द कर्स्ड सैफायर। दोस्तों, जेम ऑफ सॉरो को डेल्फी पर्पल सैफायर नाम से भी जाना जाता है। ये एक रहस्यमय आर्टिफैक्ट है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह सैफायर भारी मिसफॉर्च्यून से भरा हुआ है। आपको बता दें कि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि साल 1857 में इसे भारत के कानपुर से एक ब्रिटिश सोल्जर के द्वारा चुरा लिया गया था और इसे चुराने के बाद वो इसे इंग्लैंड ले गया, जिसके बाद उसे भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। दरअसल सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल कंडीशन गिर गई और उसके बाद उसके पूरे परिवार को अजीबोगरीब बीमारी हो गई, यानी कि उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। खैर, इसके बाद 1902 में वो उस स्टोन को अपने एक दोस्त को दे देता है, जिसके बाद उसके परिवार में सब कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन इसे वो जिस फ्रेंड को देता है तो उसका नसीब जरूर बदल जाता है और उसे भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यही वजह है कि आज के समय लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के वॉल्ट कलेक्शन में इसे रखा गया है। द गरुड़ा बेल। द गरुड़ा बेल को साल 1944 में एक यंग बॉय न्यूटन एंडरसन के द्वारा वेस्ट वर्जीनिया में खोजा गया था, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि न्यूटन ने इस एक कोल के लंप में से खोजा था। आपको बता दें कि वो बेल करीब 7 इंच बड़ी थी, जिसे प्योर ब्रास से बनाया गया था। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि इसके ऊपर एक पक्षी बना हुआ था, जिसे गरुड़ के नाम से जाना जाता है और ये पक्षी हिंदू धर्म में एक विशेष मान्यता भी रखता है। अगर देखा जाए तो आज के समय हर हिंदू के घर में इस तरह का गरुड़ बेल होता है, पर 1944 में खोजे गए उस बेल की सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात यह थी कि एंशिएंट भारत का आर्टिफैक्ट आखिर वेस्ट वर्जीनिया में कैसे पहुंचा। आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो कि इसे जिस कोल के लंप से खोजा गया था वो भी आज से 300 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराना था, जो इस बात को दिखाता है कि आज से कई मिलियन साल पहले भी इस प्लैनेट पर इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स रहा करते थे। लिटिल पेट्रा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लिटिल पेट्रा की। लिटिल पेट्रा जॉर्डन में मौजूद एक छोटी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो साधारण पेट्रा के नॉर्थ में मौजूद है। ये साइट आज से हजारों सालों पहले एक नाबेटियन साइट हुआ करती थी और इसे साधारण तौर पर पहाड़ों में पत्थरों को काटकर ठीक उसी तरह डिजाइन किया गया था जैसे कि पेट्रा को डिजाइन किया गया था। इस सिटी को 1st सेंचुरी एडी में बनाया गया था, पर हैरानी भरी बात यह है कि आखिर कैसे सैंडस्टोन को कोई इतना परफेक्ट डिजाइन कर सकता है। आपको बता दें कि यह साइट पेट्रा से ज्यादा अलग नहीं है, बल्कि आकार में बस छोटी है। इसी कारण से इसे लिटिल पेट्रा नाम दिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट का इसके बारे में ऐसा कहना है कि यह साइट एक प्रकार का एग्रीकल्चर सेंटर भी था, पर जब पेट्रा पर रोम और ग्रीक्स ने हमला किया था तभी इस लिटिल पेट्रा को खाली कर दिया गया था। द थ्रोन ऑफ एगेमेम्नन। ग्रीस एक ऐसी जगह है जहां कोई ना कोई अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी होती रहती है, पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने प्राचीन पहाड़ पेलोपोनस से एक चौंका देने वाली खोज की है। दरअसल उन्होंने वहां से एक माइसिनी साम्राज्य के छोटे से हिस्से की खोज की है। और तो और आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर लिजमैजिडिस और उनकी टीम के मेंबर ने उस माइसिन एम्पायर के छोटे से हिस्से में एक बहुत विशाल स्टोन स्लैब खोजा है, जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक समय पर किंग एगेमेम्नन के थ्रोन का हिस्सा था। कार्बन डेटिंग से आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है कि ये स्टोन स्लैब या थ्रोन पीस 13 सेंचुरी बीसी का है। और आपको बता दें कि किंग एगेमेम्नन ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से सबसे ताकतवर योद्धा था, जिन्होंने ट्रोजन वॉर में ग्रीक के कमांडर के रूप में भी हिस्सा लिया था। हालांकि आज तक किंग एगेमेम्नन को एक माइथोलॉजी पर्सन ही कहा जाता है, लेकिन ये सबूत इस बात को साबित करते हैं कि एगेमेम्नन सच में माइसिन पर राज किया करते थे, पर अब तक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। निपर। दोस्तों, आज के समय प्राचीन मेसोपोटामियन सिटी निपर पूरी दुनिया की सबसे शानदार माउंटेन सिटी है। आज के समय इराक में मौजूद ये सिटी एक समय पर दुनिया की सबसे पवित्र सिटी भी थी, जहां मेसोपोटामियन कल्चर के लोग अपने धर्म के बारे में अपनी आगे की पीढ़ियों को शिक्षा देते थे। निपर नाम की ये सिटी 5000 बीसी से साल 800 तक पूरी तरह समृद्ध सिटी थी, यानी करीब 8000 सालों तक ये सिटी लोगों के द्वारा उपयोग में ली जाती रही है। इस सिटी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह सिटी मेसोपोटामियन गॉड एनलिल का घर थी, जो हवा, पानी, धरती और चक्रवात के भगवान हैं। और यही वो कारण है कि 8000 सालों में इस सिटी पर कई बार हमला हुआ, लेकिन इसे कोई जीत नहीं सका। निपर केवल एक पवित्र जगह थी, ना कि किसी साम्राज्य की राजधानी, और इस जगह पर जब भी कोई हमला करने जाता था तब उसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था,
जिस कारण से इसके ऊपर बहुत कम हमले हुए हैं। निपर सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में एक रिसर्च बताती है कि ये लोग समर सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे, बेबूट इन द हिमालयाज। ये बात साल 1970 की है, जब एक इटालियन क्लाइंबर गंथर मेसनर की मौत पाकिस्तान में नंगा पर्वत की घाटी पर हो गई थी। असल में ये एक क्लाइंबर था जो वहां घूमने जा रहा था, जहां एक ऐसा कहर आया कि उसके बाद से आज तक वो मिला ही नहीं। दोस्तों, उसकी मौत के बारे में रिसर्चर्स का कहना था कि उसकी मौत ठंड के कारण हुई थी, लेकिन वो अब तक इस बात से पूरी तरह सैटिस्फाइड नहीं है। आपको बता दें कि गंटर मेसनर के साथ राइनहोल्ड मेसनर यानी उनके भाई भी साथ थे, जो अपने भाई की मौत के बाद 6 दिनों तक भटकते रहे और फिर उनका रेस्क्यू किया गया। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपने भाई की मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उस घटना के करीब 50 साल बाद यानी हाल ही में हिमालय से गंटर मेसनर का जमा हुआ एक बूट मिला है, जो उनकी मौत को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है, क्योंकि जब वहां रिसर्च की गई तो गंथर मेसनर के बॉडी के कुछ पार्ट्स भी मिले, पर बाकी बॉडी का अभी तक पता नहीं है। सेंट हिलारियन कासल। दोस्तों, सेंट हिलारियन कासल पूरी दुनिया के सबसे इम्पोजिंग स्ट्रक्चर्स में से एक है। ये जगह माउंटेन के पीक पर बनी हुई है, जो देखने में बिल्कुल किसी फेरी टेल की तरह है। आज के समय की जगह सिप्रस में करेनिया माउंटेन रेंज में मौजूद है, और अगर देखा जाए तो इस फोर्ट से आप पूरी मेडिटेरेनियन सी को देख सकते हैं, पूरे सिप्रस को देख सकते हैं, और तो और अगर मौसम साफ होता है तो आप टर्की से सिप्रस तक का रास्ता भी साफ देख सकते हैं। यह जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डिज्नी ने स्लीपिंग ब्यूटी नाम की एक मूवी में इस जगह का उपयोग किया था। इतना ही नहीं, इसका इतिहास 10th सेंचुरी के आसपास का है, जिसे वॉच टावर की तरह यूज किया जाता था। ग्रेट फ्लड फॉसिल्स। द ग्रेट फ्लड के फॉसिल्स के मिलने की कहानी कुछ ज्यादा अजीब है। दरअसल ये बात शुरू होती है 8300 फीट की ऊंचाई पर, यानी माउंटेन के सबसे ऊंचे हिस्से पर, जब एक हाइकर ने उतनी ऊंचाई पर एक वीडियो शूट किया और टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। पर उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी जिन रॉक्स की उसने शूटिंग की है उनमें से कुछ में फॉसिल्स मौजूद थे। हालांकि शुरुआत में इस बात का पता नहीं लगा कि वो कौन से जीव हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर पता लगा है कि वो स्क्विड की तरह दिखने वाले जीव थे। लेकिन जब रिसर्चर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो फॉसिल्स नहीं, बल्कि क्रेनॉइड्स और छोटे मोटे स्टारफिश जैसे क्रीचर हैं, जो पैलियोजिक एरा यानी 250 से 500 मिलियन साल पहले के हैं, जिसके बारे में आज ऐसा माना जा रहा है कि ये पहाड़ एक समय पर समुद्र का तल हुआ करता था, पर टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ये आज 8000 फीट की ऊंचाई पर है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लॉस्ट रोमन सैंडल। अब आप जरा इस रोमन सैंडल को देखिए, जो आज से करीब 1700 साल पुराना है, जिसे एक ट्रैवलर के द्वारा करीब 6000 फीट ऊंचे एक माउंटेन पर खोजा गया था। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को ठीक से पता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका मानना है कि ये रोम से बिलोंग करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्योर लेदर से बना हुआ है, जो 4th सेंचुरी में रोम में बनाया जाता था। इसे वेस्टर्न नॉर्वे से खोजा गया था, जहां आज से 1700 साल पहले बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी, और हो सकता है कि किसी का पैर बर्फ में अटक गया हो और ये फंस गया हो। दोस्तों, इसके खोजे जाने के बाद इस साइट से मिडिवल स्कीज और ट्यूनिक्स को भी खोजा गया है, जिसे कभी वाइकिंग वॉरियर्स यूज करते थे। एंशिएंट पीपल इन द हिल्स। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक दावा किया है कि उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट को खोज लिया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने मानगर बानी रीजन से रॉक आर्ट, रहस्यमय ग्रेव्स, एंशिएंट केव्स और रॉक शेल्टर्स को खोजा है, जो एक समय पर किसी नेचुरल डिजास्टर के चलते बुरी तरह डैमेज हुए थे। इन केव्स और शेल्टर्स को पैलियोलिथिक एरा के दौरान प्रिमिटिव ह्यूमंस के द्वारा उपयोग किया जाता था। और तो और आप जानकर चौंक जाएंगे कि मानगर बानी दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। यहाँ से केव पेंटिंग्स को हाल ही में यानी साल 2021 में ही एक लोकल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के द्वारा खोजा गया था। इसके साथ ही यहाँ से जिन टूल्स को खोजा गया था वो सबसे पहले टूल्स की बेस पर बने हुए थे, जिसके चलते आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ आज से 1 लाख साल पहले इंसान रहा करते थे। मटेरा। मटेरा को पूरी इटली की सबसे स्पेक्टेकुलर सिटी कहा जाता है। असल में ये एक एंशिएंट सिटी है जो पूरी तरह पहाड़ों, ग्रोटोस और गुफाओं से भरी हुई है। इनमें से कुछ केव्स को तो आज के समय होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी कन्वर्ट किया जा चुका है। इस जगह से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ह्यूमन सेटलमेंट के सबूत मिले हैं, जो पैलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं, यानी आज से 7000 साल पुराने हैं, जिनके बारे में शुरुआत में रिसर्चर्स का मानना था कि ये लोग साधारण जिंदगी जीते थे, जो गुफाओं के अंधेरे में रहते थे।
हालांकि जैसे जैसे रिसर्च की गई तो पता लगा कि वो लोग अंधेरे में नहीं रहते थे, बल्कि यही वो पहली जगह थी जहां इंसानों ने पत्थरों से पहली बार आग जलाई थी। और शायद इसी कारण से इस जगह पर वाईफाई सिग्नल्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। इन्हीं सब कारण को देखते हुए साल 1993 में इस साइट को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। ह्यूमन केव फॉसिल्स। दोस्तों, ये खोज साउथ अफ्रीका की एक डस्टी केव से की गई है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को प्राचीन ह्यूमंस के फॉसिल्स मिले हैं। ये फॉसिल्स इतने ज्यादा पुराने हैं कि आप इन पर विश्वास तक नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि ये फॉसिल्स आज से करीब 3.6 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसके साथ ही इन फॉसिल्स को दुनिया की सबसे पुरानी केव्स में से एक स्टेनफर्टाइन केव से खोजा गया था, जो आज के समय यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। इससे पहले तक इथोपिया में खोजे गए ल्यूसी फॉसिल्स को दुनिया का सबसे पुराना फॉसिल माना जाता है, जो 3.2 मिलियन साल पहले के थे। लेकिन ये फॉसिल्स उससे भी ज्यादा पुराने हैं और इन फॉसिल्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये फॉसिल्स भी ल्यूसी फॉसिल्स की तरह ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम की स्पीशीज के ही हैं, जो वाकई में इसे एक बड़ी खोज बनाते हैं। ग्रोटो ऑफ द सेवन स्लीपर्स। दोस्तों, ग्रोटो ऑफ द सेवन स्लीपर्स एक प्राचीन नेक्रोपोलिस है जो बाइजेंटाइन एम्पायर के दिनों का है। इस एंशिएंट साइट पर कई दर्जन अलग अलग टूम्स हैं, जिन्हें पत्थरों पर कार्व कर बनाया गया था, लेकिन असल में देखा जाए तो ये टूम्स एक कैटाकॉम्ब को बनाती है। कार्बन डेटिंग से पता लगा है कि ये कब्र 6th सेंचुरी की है और आज के समय ये जगह टर्की के एफेसस में है, जिसमें एक चर्च का खंडर और प्राकृतिक गुफाएं भी हैं। इसके नाम के पीछे क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 7 जवान आदमियों को रोमन्स के द्वारा पर्सिक्यूट किया गया था, पर तब वो जाकर एक केव में छिप गए थे और उसके बाद वो सो गए और गुफा का दरवाजा बंद कर दिया गया, जिस कारण से उनकी मौत हो गई। इस जगह के नाम के पीछे का यही मेन रीजन है, ब्रॉन्ज एज आयरलैंड। ये बात आयरलैंड के काउंटी गालवे की है, जहां से कुछ वर्कर्स ने काम करते समय ब्रॉन्ज एज के दौरान का एक रहस्यमय फोर्ट्रेस खोजा था। माइकल गिबन्स, जो कि इस एक्सकेवेशन के हेड हैं, उनका कहना था कि ये जगह करीब 3200 साल पुरानी है, जो अपने समय पर एक बहुत विशाल बिल्डिंग हुआ करती थी। आपको बता दें कि ये फोर्ट्रेस नॉर्थ से लेकर साउथ तक 1300 फीट में फैला हुआ है, जबकि वेस्ट से ईस्ट में ये केवल 328 फीट ही लंबा था। और इस फोर्ट्रेस को केवल और केवल पत्थरों का उपयोग कर ही बनाया गया था, जिसमें एक समय पर 200 से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। माइकल का इसके बारे में यह भी कहना था कि जिस किसी ने भी इसे बनाया था, उसने जंगल में सबसे घने एरिया को ढूंढा और उस जगह इस सिविलाइजेशन की शुरुआत की गई थी। और उनके ऐसा करने का रीजन तो केवल एक ही था कि वो दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सकें और आसानी से किसी को ना मिले। मगर इसके बावजूद भी ये जगह इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि आज तक आर्कियोलॉजिस्ट इस बारे में पता नहीं लगा सके हैं कि आखिर इसे किसने बनाया था। इसी कारण से ये एक रहस्य बनी हुई है। एंशिएंट सिटी ऑफ सुसा। शश नाम की इस एंशिएंट साइट को ही सुसा नाम से जाना जाता है और ये साइट इंसानों के द्वारा बनाए गए सबसे पहले सेटलमेंट्स में से एक है। इसका इतिहास आज से करीब 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसे उस समय पूरे ईरान के सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशंस में से कहा जाता है, जिसे एक गांव के ऊपर बनाया गया था जो 7000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। आपको बता दें कि इस सिटी पर सबसे पहले एलमाइट पीपल के द्वारा राज किया गया था, जिन्हें माउंटेन पीपल नाम से जाना जाता है। ये साइट आज से 2000 साल पहले एलमाइट एम्परर की कैपिटल सिटी भी रह चुकी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये सिविलाइजेशन भी धीरे धीरे कर लगभग पूरी तरह तबाह हो गया, जिसके ऊपर सुमेरियन पीपल ने अपना कब्जा कर लिया। पर एसिरियंस ने इसे जला दिया और इसे दोबारा बनाया गया और ये दोबारा आर्केमेनिड एम्पायर की कैपिटल सिटी बनी। हालांकि इसके 5000 साल बाद इसे अरब इन्वेडर्स ने दोबारा जला दिया, जिसके खंडर आज भी वहां मौजूद हैं। ममेरिया। दोस्तों, ममेरिया एक जंगली इलाका है जो साउथ ईस्ट पेरू में मौजूद है और इस जगह को आप आइसोलेटेड प्लेस कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ज्यादा विजिटर्स नहीं आते। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये साइट एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे फैसिनेटिंग साइट्स में से एक थी, जो आज खंडहर में बदल चुकी है। ये रुइंस हमारे सोच से भी ज्यादा पुराने हैं, जिसे इनका के द्वारा कई सदियों पहले उपयोग किया जाता था। आपको बता दें कि यहाँ जो सबसे पहला एक्सप्लोरर पहुंचा था वो गोयो टोलेडो था, जो कि एक पेरुवियन था और उसे इस जगह तक पहुंचने में करीब 2 महीनों का समय लगा था। लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ इनका सिविलाइजेशन का राज है। पर उसके बाद जैसे ही ये खबर सबको लगी, वैसे ही स्पेनियर्ड्स ने इस पर हमला कर दिया, जिसके बाद ये सिटी पूरी तरह तबाह हो गई। और इसके दोबारा ना बनने का कारण ये भी था कि ये सिटी काफी ज्यादा घने जंगलों में थी, जिसे आज तक खोजा नहीं जा सका है। रोक बेंटाइगा।
रोक वेंटाइगा एक बहुत मिस्टीरियस रॉक फॉर्मेशन है जो कैनरी आइलैंड्स में ग्रेन कैनेरिया में स्थित है। इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि ये रॉक सीधा ग्वांशे पीपल से कनेक्टेड है, जो यहाँ यूरोपियंस के आने से पहले कैनरी आइलैंड्स पर रहा करते थे। इस साइट के आसपास से आर्कियोलॉजिस्ट ने हर तरह के आर्टिफैक्ट्स को भी खोजा है, जो इस बात को साफ कहते हैं कि आज से 1000 साल पहले यहाँ इंसान रहते थे। ये सभी आर्टिफैक्ट्स 1402 के पहले के हैं, क्योंकि 1402 में इस आइलैंड को स्पेनिश के द्वारा कब्जे में ले लिया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब स्पेनिश रूलर्स ने इस साइट को अपने कब्जे में लिया था, तो उन्होंने उस जगह के साथ साथ उन लोगों के ट्रेडिशन में भी बदलाव किया और आज के समय ग्वांशे पीपल के बारे में रॉक आर्ट के अलावा कुछ और मौजूद नहीं है। इसके साथ ही आखिर उन रॉक आर्ट का क्या पर्पस था, ये भी आज एक मिस्ट्री ही है। इसके बारे में किसी का कहना यह भी है कि ये उनकी सेरेमोनियल साइट थी, तो किसी का कहना यह है कि ये केवल उनका आर्ट था। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यूरोपोलिस। बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी की एक साइंटिस्ट की टीम ने ज्यूरोपोलिस नाम की एक प्राचीन साइट को खोजा है, जो आयरन एज के समय की है। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई थी जब साइंटिस्ट की उस टीम के हाथों कई सारे स्केलेटन्स लगे थे, जिनमें से कुछ इंसानों के थे तो वहीं कुछ जानवरों के भी थे। इन स्केलेटन को साउथ वेस्ट इंग्लैंड में मौजूद रहस्यमयी और गहरे गड्ढों से खोजा गया था। जब उन्होंने उन गड्ढों की जांच की तो पता लगा कि इन गड्ढों का उपयोग ग्रेन्स को रखने के लिए किया था, जिसके बाद पता लगा कि ये एक एंशिएंट सिटी थी। जब इसकी और अच्छी तरह से जांच की गई तो पता लगा कि यहाँ 100 BC के दौरान किसानों का एक छोटा सा सेटलमेंट रहा करता था। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो आप जान ले कि इस जगह से आर्कियोलॉजिस्ट को राउंड हाउसेस भी मिले थे। इनके बारे में ऐसा भी माना जा रहा है कि इस सिटी के लोग कल्टिक वर्शिप में कुछ ज्यादा एडवांस थे। ओल्ड सारम। ज्यूरोपोलिस के बाद अब हम बात करने वाले हैं आयरन एज के ही एक और फैसिनेटिंग जगह की, जो आज इंग्लैंड में मौजूद है, पर यह साइट ज्यूरोपोलिस के सेटलमेंट से काफी ज्यादा अलग है। आपको बता दें कि ओल्ड सारम एक प्राचीन किले और एक चर्च की मिलावट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, जिसे आयरन एज के एक फोर्ट को मॉडिफाई कर बनाया गया था। इसके बनने के करीब 150 साल बाद यह जगह इंग्लैंड की एक्सेलेसियास्टिकल गवर्नमेंट का एपिसेंटर बन गई थी, पर इसके बाद ये रोमन्स के कब्जे में चली गई, जिसे रोमन्स ने एक ट्रेड सिटी की तरह उपयोग किया। उसके बाद ये विलियम द कॉन्करर के हाथों में चली गई, जिसने इसका शानदार मॉडिफिकेशन किया, जो आज के समय इंग्लैंड में आयरन एज के दौरान के सबूत हैं, लेकिन आज केवल आप वहां खंडरों को ही देख सकते हैं। गेजर एक प्राचीन और गुम हुई सिटी है जो आज इजराइल में मौजूद है। ये सिटी आज से 3000 साल पहले कैनानाइट कल्चर का मुख्य सेंटर हुआ करती थी। इसकी कहानी बाइबल में बताई गई है, जिसके अनुसार इजराइलाइट्स ने अपने भगवान को वचन दिया था कि वो हर उस सिटी पर कब्जा कर लेंगे जो कैनानाइट के कब्जे में है। और अगर देखा जाए तो ये बात सच है, क्योंकि ज्यादा कैनानाइट सिटीज को इजराइलाइट्स के द्वारा ही जीता गया था। पर इनकी नजरों में से एक सिटी बच गई थी, जिसका नाम गेजर था। ये सिटी असल में कोस्टल प्लेन्स पर थी। इस सिटी को इजराइलाइट्स के द्वारा तो नहीं जीता जा सका, लेकिन इजिप्ट के किंग सोलोमन ने इस जीत पर अपने दामाद को दहेज के रूप में दिया था। ये सिटी कोई छोटी मोटी सिटी नहीं थी, बल्कि इस सिटी में इजराइल का सबसे बड़ा टेंपल खोजा जा चुका है। इसके साथ ही इस जगह पर रहने वाले लोग अपने बच्चों की बलि भी दिया करते थे। ये काफी ज्यादा हैरानी भरी बात है, लेकिन ये सच है। ताकलिक अबज। ताकलिक अबज एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो 1000 BC के समय की है। ये एक चौंका कर रख देने वाली जगह है, क्योंकि ये जगह हमें बताती है कि कैसे मेसो अमेरिका में रहने वाले प्राचीन ओल्मेक कल्चर ने माया कल्चर को इन्फ्लुएंस किया था। आपको बता दें कि आज तक आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर माया सिविलाइजेशन कहां से आया। इसके बारे में बहुत से हिस्टोरियन का कहना है कि माया सिविलाइजेशन ओल्मेक कल्चर से ही बना है, लेकिन यह थ्योरी थोड़ी ज्यादा अजीब है। पर इसका पता हाल ही में तब लगा जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से सबसे बड़े ओल्मेक स्कल्पचर्स, ऑल्टर्स और टूम्स को खोजा है। मॉडर्न रिसर्च के अनुसार अगर देखा जाए तो पता लगता है कि यहाँ रहने वाले सिविलाइजेशन के लोग चारों दिशाओं में ट्रेड करते थे। इसके साथ ही ये जगह टिकल और कॉजुमेल से भी ज्यादा पुरानी है। फिशर कैनियन शू प्रिंट। दोस्तों, इस फिशर कैनियन शू प्रिंट को साल 1917 में नेवाडा से एल्बर्ट नाप नाम के एक माइनर के द्वारा खोजा गया था, लेकिन जब उसने इसे एक माइनिंग इंजीनियर को दिखाया तो उसने बताया कि ये एक कोयले के चंक पर बने हुए शू प्रिंट है। मगर हैरानी तो तब हुई जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस कोल के चंक की जांच की और पता लगा कि वो चंक जुरासिक पीरियड के समय का है, यानी आज से 252 से 201 मिलियन साल पुराना। लेकिन इसके बाद मॉडर्न रिसर्चर्स ने बताया कि ये शू प्रिंट नहीं है, बल्कि नेचुरल फिनोमिनन के चलते बनी एक कार्विंग है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के कई आर्टिफैक्ट्स को खोजा जा चुका है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
क्रिएटिंग अ फॉर्जरी। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि 20th सेंचुरी में लोग ना जाने कितने सारे नकली आर्टिफैक्ट्स बनाकर उन्हें असली बता देते थे, पर आज के समय यानी 21वीं सदी में इन सभी चीजों को बनाकर असली बताना किसी अपराध से कम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाल ही में एक आर्कियोलॉजिस्ट एलिसियो हिल ने एक रोमन आर्टिफैक्ट के छोटे खजाने को खोजे जाने का दावा किया था, जिसमें जीसस का क्रूसिफिक्शन, क्वीन नेफर्टिटी का नाम और बेस्क लैंग्वेज के सबसे पुराने एविडेंस शामिल थे। दरअसल शुरुआत में जब इसे खोजा गया था तो किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये आर्टिफैक्ट नकली हो सकते हैं, लेकिन जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसकी रिसर्च की गई तो पता लगा कि उन आर्टिफैक्ट्स में कई सारे लूप्स हैं, यानी कि ये नकली आर्टिफैक्ट्स है। इतना ही नहीं, जब जांच हुई कि इस नकली आर्टिफैक्ट को किसने बनाया तो जो नाम निकलकर सामने आया वो कुछ और नहीं बल्कि एलिसियो हिल था, जिसके बाद उन्हें 5 साल की सजा भी हुई थी। रेयर मेडिवल नाइफ। स्कॉटलैंड में एक मेटल डिटेक्टरिस्ट ने मेडिवल एरा की एक नाइफ खोज निकाली। ये नाइफ अभी भी अपनी ओरिजिनल शीथ में थी। क्रेग जॉनस्टन जब एडिनबर्ग के जंगलों में घूम रहे थे तब उन्हें यह नाइफ मिला। काफी रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि जिस जगह उन्हें यह मेडिवल नाइफ मिला था वो 1666 में हुई एक बैटल के किए एस्केप रोड का था। ये बैटल स्कॉटिश कॉवेनेंटर्स ने छेड़ी थी, जिन्हें चार्ल्स II की रिलीजियस पॉलिसीज पसंद नहीं थी, लेकिन बाद में इन रिबेल कॉवेनेंटर्स को मुंह की खानी पड़ी और बैटलफील्ड से भागना पड़ा, और उसी दौरान इस एस्केप रूट में किसी रिबेल कॉवेनेंटर्स की नाइफ छूट गई होगी। ये नाइफ काफी डेकोरेटेड थी। स्कॉटिश लॉ के हिसाब से अगर किसी मेटल डिटेक्टरिस्ट को कोई आर्टिफैक्ट मिलता है तो उसे वो आर्टिफैक्ट गवर्नमेंट को ही देना होगा। क्रेग ने भी यही किया। जापानीज आर्मर। जापान में कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान वर्कर्स को एक 1500 साल पुराना टूम मिला। आर्कियोलॉजिस्ट को इसमें से एक बड़ा सा पत्थर का बना हुआ कॉफिन, कुछ ह्यूमन रिमेन्स और एक आर्मर मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि इतने साल पुराना होने के बावजूद आर्मर अच्छी तरह संरक्षित था। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये सभी अवशेष किसी लोकल चीफटेन के रहे होंगे। ये आर्मर एक तरह की सिंगल ब्रेस्ट प्लेट थी जिसे टैंको कहा जाता था। हिस्टोरियंस का कहना है कि ये आर्मर इंपीरियल कोर्ट यामातो की तरफ से इस व्यक्ति को गिफ्ट में मिला होगा। उनका अनुमान है कि ये टूम जिस भी व्यक्ति के हैं वो जरूर उस समय का पावरफुल लीडर रहा होगा जो इंपीरियल कोर्ट को डायरेक्टाइज करता था। ये ग्रेव जापान के कोफुन पीरियड यानी कि 3rd से 7th सेंचुरी के बीच के समय की है। इस ग्रेव से 20 बरियल एक्सेसरीज मिली हैं, जो एरिया में किसी भी रॉक टूम में मिली एक्सेसरीज की तुलना में काफी ज्यादा है। एमराल्ड माइनिंग नेटवर्क। इजिप्शियन ईस्टर डेजर्ट में हुए नई आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में कुछ बहुत ही शॉकिंग चीजें सामने आई हैं। इस एरिया को पिछली सदी में एमराल्ड माइनिंग का हॉटस्पॉट माना जाता था, लेकिन 2018 से पहले यहाँ कोई बड़े एक्सकेवेशन कार्य नहीं हुए थे। लेकिन जब 2018 से 2020 के बीच आर्कियोलॉजिस्ट ने सिकाइट नाम की साइट पर फोकस किया तो उन्हें ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। इनमें से एक स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग थी। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इसे 1st से 5th सेंचुरी के बीच में टेंपल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा यहाँ से 19 सिक्के, इंसेन बर्नर्स, आश्चर्यजनक फिगरिन्स भी मिली हैं, जिन्हें देखकर ये लगता है कि इस मंदिर को रिलीजियस सेरेमनीज के लिए यूज किया जाता होगा। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि यह मंदिर एक बड़े कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था जिसे एमराल्ड माइनिंग के लिए यूज किया जाता था। ब्लैक सैम बेलमी। ब्लैक सैम बेलमी एक अंग्रेज सेलर थे जो पायरेट बन गए। 1715 में उसने क्रू को इकट्ठा किया और कैरेबियन सागर में ट्रैवल करना शुरू किया। वो स्पेनिश खजाना चुराकर अमीर बनना चाहता था। उसने कुल 45 शिप्स लूटे थे। उसे समुद्र का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। वो अमीर शिप्स को लूटता था और उसके बाद स्लेव्स को अपने शिप पर काम दे देता था। इस तरह की उदारता उस समय में बहुत रेयर थी। उसका शिप वायदा केप कोड के पास एक तूफान में फंसा और डूब गया। इसके साथ ही सैम बेलमी, उसका क्रू और खजाना सब डूब गया। बेलमी की बॉडी कभी खोजी नहीं गई। वायदा को 1982 में केप कोड में पाया गया था। हाल ही में इससे 6 स्केलेटन पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इनको स्टडी कर रहे हैं और उनका अनुमान है कि इनमें से एक स्केलेटन बेलमी का हो सकता है। द माया डॉग ट्रेड। हाल ही में ग्वाटेमाला की एक एंशिएंट माया साइट पर मिले एनिमल्स की बोन्स को और टीथ पर हुई एक स्टडी में सामने आया है कि यहाँ पर अमेरिका में सबसे पहले डॉग ट्रेड होता था, यानी माया लोग कुत्तों के सबसे पहले ट्रेडर्स हुआ करते थे। इसके अलावा 3000 साल पुरानी इस साइट पर एनिमल सैक्रिफाइस के भी अवशेष मिले हैं। हालांकि एनिमल्स को पालने के सुराख तो करीब 9000 साल पहले से मिलते हैं, लेकिन एशिया और यूरोप के देशों में अमेरिका के लोग तब खेती किया करते थे। यहाँ तक कि इन एनिमल्स की डाइट भी कॉर्न बेस्ड होने के सबूत मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये लोग इन एनिमल्स का यूज खेती या अपने भोजन के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सैक्रिफिशियल यूज के लिए करते थे।
यानी मायान्स इन जानवरों को सिर्फ बलि देने के लिए ही पाला करते थे। अबैंडन्ड मैंशन। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने न्यूयॉर्क की हडसन वैली के घने जंगलों में एक खंडहर को खोजा है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक बहुत लग्जूरियस मैंशन था। दरअसल इसके पीछे की कहानी शुरू होती है साल 1917 में, जब इसे बनवाया गया था। इसे एडवर्ड जॉयल कॉर्निश और सेलेना ब्लिस ने अपने नए घर के रूप में बनवाया था। उनके इस मैंशन में स्विमिंग पूल, सुंदर गार्डन्स और लग्जूरियस फर्नीचर भी था। लेकिन जब वो दोनों 1937 में इस मैंशन में शिफ्ट हुए, उसके अगले 2 हफ्तों में ही दोनों की मौत हो गई और उसके बाद इस मैंशन में आग लग गई थी, जिसका कारण अभी तक किसी को नहीं पता। इस मैंशन का ज्यादातर हिस्सा तो आज भी घने जंगलों में ही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।